तो हम सब ने पढ़ा हुआ है भाई, एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ये तो हमने इतना तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही पढ़ा हुआ है, या फिर हम कहें कि बोर एटॉमिक मॉडल से हमको इतना तो क्लियर है कि भाई सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि भी एटम का पूरा मास है वो यहीं पे रहता है। अच्छा, इतना भी हमको पता होगा कि भाई इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है भाई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर इसके बारे में जरा सोचा जाए, प्रोटॉन्स कैसे होते हैं भाई? प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल। मास दोनों का कंपैरेटिवली सेम रहता है, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अच्छा, तो प्रोटॉन्स हमारे हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रॉन है हमारा न्यूट्रल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही ये प्रेडिक्शन हो गया था कि भाई जो न्यूक्लियर का साइज होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर के ऑर्डर का होता है। मतलब 10 की पावर -15 मीटर को फर्मी बोल दिया जाता है, मतलब फर्मी ऑर्डर का है, बहुत छोटा है। 10 की पावर -15 मीटर, आप खुद सोचिए, एटम का साइज 10 की पावर -10 के ऑर्डर का है और न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10 की पावर -15 ऑर्डर का। मतलब बहुत ही छोटे स्पेस में ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन कन्फाइंड है। ठीक है, अब अगर जरा सोचेंगे तो भाई प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज मान लीजिए कार्बन का एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन है भाई, हमको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज या लाइक चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो 2 प्रोटॉन अगर एक पास में पड़े हैं, सपोज 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पे ही पड़े हुए हैं, तो ये तो भाई, और फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, कूलम्ब फोर्स। तो r कम होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, तो मतलब कि इनके बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना चाहिए। बोलिए होगा कि नहीं होगा? हर प्रोटॉन भाई, 2 प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल ही कर रहे होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, मतलब वो पास तो रहना नहीं चाहते। और साथ में न्यूट्रॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई लगने वाली नहीं है। तो अगर आप न्यूक्लियस के बारे में सोचें तो जितनी फोर्सेस हमने अभी तक पढ़ रखी हैं, अभी तक हमने कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ी भाई? हमने अभी तक पढ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स और पढ़ी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बहुत ज्यादा वीक होती है, मतलब निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ मास इनके ऑर्डर का है, अगर मतलब मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऑर्डर का है। तो हमें पता है भाई, अगर अभी तक हमारी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से देखा जाए तो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं उनको तो एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। न्यूट्रॉन पे तो कोई फोर्स लगने वाली नहीं, प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। जबकि नेचर में क्या दिख रहा है हमको? नेचर में हमको दिख रहा है कि भाई 10 की पावर -15 ऑर्डर में सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हुए हैं? दबे हुए पड़े हुए हैं, और एटम स्टेबल भी है। इसका मतलब कि कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। तो ऐसा लोगों ने, ऐसा शुरुआत में साइंटिस्ट ने सोचा भाई, मतलब कोई तो एक ऐसी फोर्स होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट कर रही होगी। उस फोर्स को नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।